बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल मेरे चारागर, जिसकी राइटर हैं रुखसाना निगार अदनान, उसकी ये 30वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। और आरफा भाभी का तुमने बताया नहीं, कैसी थी? अब वो मोहन सी उम्मीद पर के कह बैठे कि शायद अब वो उनसे ठीक तरह से बात कर सकें। ठीक थी। वो इस बेख्याल बेध्यान से अंदाज में बालों में ब्रश चलाते हुए उनकी तरफ देखे बगैर खुद पर नज़रें जमाए बोली, उन्हें डॉक्टर ने कमरे में शिफ्ट करवा दिया था? पता नहीं, वो ज़्यादा देर उधर नहीं रुकी। वो फिर से उस अजनबी बेनियाज से लहजे में बोली तो सादिया बेगम खड़ी की खड़ी रह गई। 4 घंटे तुम बाहर गुजार कर आई और कह रही हो कि ज़्यादा देर उधर रुकी नहीं। यहाँ खाना ला दूँ, थोड़ा बहुत ले लो। वो फिर से बोली, नो थैंक्स, मैं कह चुकी हूँ, मुझे भूख नहीं। उसी तरह बोली और नाइट क्रीम उठाकर अपने चेहरे पर लगाने लगी। रोशी का फ़ोन आया था, तुम्हारा पूछ रही थी। बहुत फ़ोन कर लेना उसे। कर लूँगी। वो रुकने के बहाने ढूंढ रही थी और हर बात का ऐसा लट मार जवाब दे रही थी कि वो अब उधर से चली जाए। और वो शर्मिंदा से होकर बाहर निकल आई। कितनी देर वो यूं ही आईने के सामने बैठी अपनी छवि को तकती रही, जैसे उसकी नज़रों में ज़रियाब की नज़रें आ बैठी हो। कि मुझे क्या हो रहा है? वो खुद को तकते हुए बेखुद से लहजे में बोली, ज़रियाब, तुमने चंद घंटों में मुझ पर कौन सा सहर फूंक दिया है कि खुद को पहचानने से कासिर हूँ। और पुप्पो को क्या बताऊँ? मम्मी के बारे में तो हॉस्पिटल गई ही नहीं, कैसे जाती? ज़रियाब मेरे कदमों की जंजीर बन गया। काश मैं उससे मिलने ना गई होती। वो बेचैन सी होकर आईने के सामने से हट गई। लाइट ऑफ करके 0 पावर का बल्ब जलाकर फिर उसे भी ऑफ कर दिया और बाहर से आती मध्यम रोशनियों में अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गई। तो तुम भी उस तरह तड़पते रहो मेरे लिए जैसे मैं तड़पती रही हूँ। कतरा कतरा शमा की तरह पिघलती रही हूँ। और जब तुमने अपना सीना खोलकर मेरे सामने किया, उफ, घने बालों में छुपा फराक सीना रैन दिल के मकाम पर, खुदा मेरा नाम, जिसे पहली रात देखते ही फरियाद तुमसे बरगश्ता हो गई। तुमने कैसे पागलों की तरह अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए मुझे वो मोहब्बत की निशानी दिखाई। इस ज़ख्म को ठीक होने में पूरे 44 दिन लगे थे, मगर मुझे खुशी थी कि तुम्हारा नाम मेरे दिल में ही नहीं, मेरे सीने पर भी दर्ज है, जिसे अब कोई नहीं मिटा सकता। और मैं बेवकूफ़ जानता ही नहीं था कि तकदीर से ज़ोर आवर कोई शय नहीं होती जो इंसानी हाथों का दर्ज किया हर हर्फ मिटाने की ताकत रखती है। मैं तो शादी की रात तुम्हें अपने इस वालाना मोहब्बत, इस इश्क खेज़ जज्बे को मुजस्सम सूरत, उस खुदे हुए नाम की सूरत दिखाना चाहता था और बताना चाहता था कि देखो भैया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए तुमसे ज़्यादा मोहब्बत है। और तकदीर ने मेरे हर जज्बे को पछाड़ दिया। शादी की रात फरियाल ने ये नाम देखकर उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया। उसके रिएक्शन ने मुझे उससे पहली रात ही मुतनफिर कर दिया था। फिर भी बिया, मैं अपने वालिदैन से किया कॉल निभाने की खातिर निभा की कोशिश करता रहा और फरियाल के ताने, उसके तंज मेरी ऐसी हर कोशिश पर पानी फेरते रहे। एक तो मैं अपनी बर्बाद मोहब्बत के सोग में गिरफ्तार था, ऊपर से फरियाल का तैश दिलाने वाला रवैया। हर रोज़ हमारी लड़ाई होती। आखिर मैं ही खामोशी इख्तियार करके मसहलियत की कोशिश करता और वो पागलों की तरह चीज़ें उठा कर दीवारों पर मारने लगती। उसने पहले दिन के कहे पर बाकी के सारे दिन अमल करके दिखाया कि मैं अब अपना सारा बदन खुदवा कर उसका नाम लिखवा भी लूँ तो भी वो मुझ पर यकीन नहीं करेगी। तो उसने मेरा कभी यकीन नहीं किया। और सच्ची बात है भैया, मैं उसे कैसे यकीन दिलाता इस बात का जिसका खुद मेरे दिल को यकीन नहीं था कि मैं उसे मोहब्बत कर नहीं सकता। आखिर रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से तंग आकर मैंने उसे वापस भिजवा दिया और इधर आकर उसने मेरे जुल्म सितम और ना जाने कौन कौन से स्कैंडल्स के बारे में झूठ सच रो धोकर सबको ऐसी कहानियाँ सुनाई कि मेरे अपने वालिदैन मुझसे नफरत करने लगे। मैं इधर सबको असल हकीकत बताने और मम्मी पापा का गुस्सा कम करने आया था। और सबसे बढ़कर आखिरी बार तुमसे मिलकर माफ़ी मांगने आया भैया। मुझे माफ़ कर दो जो ज़्यादती वालिदैन की फर्माबरदारी में मुझसे तुम पर हुई, और इस बात की माफ़ी कि मैं कोशिश के बावजूद तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल ही नहीं सका। मैं थोड़े दिनों के लिए इधर हूँ, खुद पर काबू न पा सका और तुमसे रब्ता कर बैठा। मुझे क्या मालूम था इस तरह मैं अपनी तबाही का और भी इंतज़ाम किए जा रहा हूँ। वो मलूल लहजे में कहते हुए उस पर नज़रें जमाए बोल रहा था। क्या मतलब? मैं उसके आखिरी जुमले का मतलब नहीं समझी थी। मैं तो समझता था तुम बदल गई होगी शादीशुदा लड़कियों की तरह, मगर भैया सच कहूँ और मुझे खुद पर यह कहते हुए काबू रखना मुश्किल हो रहा है, तुम्हारा क़यामत हुस्न आज भी उतना होशरुबा, उतना कातिल है। मुझे नहीं लगता तुम अगर कुछ देर और इधर रुकी तो खुद को रोक सकूँगा। तुम तो और भी हसीन हो गई हो, और भी मासूम। तुम्हारे चेहरे के गुर कैसा पुरसोज हाला सा है कि नज़र नहीं ठहरती भैया। तुम खुश हो उस राफ़े के साथ? उस राफ़े कहते हुए उसके लहजे में अनदेखी तहकीर दराई थी। अबिया का सर आपो आप झुक गया। वो इस सवाल के जवाब से बचना चाहती थी। मैं जानता हूँ तुम पर क्या जुल्म हुआ है। मोहब्बत करने वाले दिलों को एक दूसरे का इल्म होता है। मेरा दिल नाखुश था तो तुम्हारा दिल कैसे खिल सकता है? मैं अगर एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं भूल सका तो तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? मैं सच कह रहा हूँ नबिया, तुम मुझे भूली नहीं। वो बड़े पुरयकीन लहजे में कह रहा था। अबिया का सर्द
सर दूसरी बार झुक गया। ये कैसा क्या जुल्म किया हमारे बड़ों ने हम पर। वो खला में घूरते हुए कहने लगा। मैं फरियाद को भेजकर हल्का फुल्का सा हो गया था कि चलो मैं उसके और वो मेरे बोझ से रिहा हुई, और साथ ही मुझे ये तसल्ली थी कि तुम खुश होगी, शुरू में ना भी रही होगी मगर अब सेट हो चुकी होगी। पर भैया मैं अब समझा ये मोहब्बत ऐसा रोग है जिस दिल में घर बना ले फिर उसे कभी आबाद नहीं होने देती। तुम इकरार करो या नहीं, मगर मैं आज भी इस बात का ऐलान करता हूँ बगैर किसी डर खौफ के कि मैं आज भी तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे इश्क में मुब्तला हूँ। और वक्त की रफ्तार इस मोहब्बत की जुनून खेजी को कम करने के बजाय बढ़ाती चली गई है कि आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मुझे वक्त की कोई भी साजिश अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं कर सकती। उसने कहते हुए बड़ी बेबाकी से उसका पहलू में बड़ा हाथ उठाकर लबों से लगा लिया था। बिया को लगा जैसे उसके हाथों को 2 जलते शोलों ने छू लिया। उसने तड़प कर हाथ खींचा था और उठ खड़ी हुई थी। अब इस मोहब्बत का ऐलान करने का क्या फ़ायदा मिस्टर ज़रियाब? इस वक्त ये जुनून खेजी बला खेज मोहब्बत कहाँ सोई हुई थी जब मेरे सारे अपने मिलकर मेरी रुसवाई का सामान करते हुए मुझे बेयकीन गर्दान रहे थे, मेरे किरदार को पामाल कर रहे थे। उस वक्त जब मैंने रो रो कर आपसे फरियाद की, गवाही मांगी कि अपना साथ मुझे दे ना दे, मेरे किरदार का तो यकीन करे, उस वक्त आपने मेरी हर फरियाद हर आंसू को झूठ और ड्रामा करार दे दिया था। अब मैं यकायक कैसे मासूम और बेगुनाह और आपकी गुमशुदा मोहब्बत बन गई? इतने अरसे का जमा हुआ गुस्सा किसी लावे की तरह उसके अंदर से फूट निकला था। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा है, बहुत तैश है इस बात पर, मगर मेरा यकीन करो ये सारा मामला वक्त मेरे सामने इस तरह रख गया जैसे सब कुछ वकूफ़ पजीर हो चुका। और मैंने कोशिश की तुम्हें डिफेंड करने की, मगर मम्मी पापा की कसमें मुझे पापा का गुस्सा, वो अटक अटक कर बोल रहा था, और आग करने की धमकी भी। उस वक्त गवाही से बड़ी मोहब्बत आपके नज़दीक और कोई नहीं थी। वो तड़प कर बोली, बाखुदा ये झूठ है, मुझ पर सरासर बहुतान सिर्फ मम्मी की कस्में थी जिन्होंने मेरे हर मुंह जोर जज्बे के आगे लगाम डाल दी थी। और ये तो मुझे तुम्हारे निकाह के फ़ौरन बाद ही इल्म हो गया कि ये लगाम वक्ती थी, जिस तरह लगी थी उसी तरह मेरे हाथों को आज़ाद भी कर गई। फिर उस दिन से लेकर आज तक मैं भी इस आग में लम्हा लम्हा जलाऊँ। तुम अपने दिल से पूछो, क्या मेरे जज्बों की लपेट में तुम तक नहीं पहुंची थी? अगर ऐसा ना होता तो तुम राफे के साथ खुशबाश होती। तुम्हारी बेकदरी, तुम्हारी उदासी और अकेलेपन को तो मैं तुम्हारी आवाज़ सुनते ही जान चुका था। उसने बिया की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उस बेकदरी ने तो उसे पहरों रुलाया था। हीरे की कदर तो जौहरी ही जान सकता है, और मैं जानता हूँ इस कदर शनास लोगों ने कैसे मेरी मोहब्बत के हीरे की पामाली की है। भी आई एम सॉरी, ये सारा जुल्म तुम पे, तुम्हारे नाजुक मासूम दिल पे फ़कत मेरी वजह से हुआ। अगरचे इसके बाद मैं खुद भी सुखी नहीं रह सका, मगर तुम्हारे मुजरिम मैं बहरहाल हूँ और इसकी बहुत सज़ा भी काट चुका हूँ। और अगर अब तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो ताउम्र सज़ा के इस बरज़ख में जलने के लिए तैयार हूँ। उसने बेख्तियार उसके आगे अपने मजबूत हाथ जोड़ दिए थे। उसका चौड़ा बालू भरा फराक सीना खुले बटनों के चमक पीछे से झांकता बिया को कमज़ोर कर रहा था। न जाने क्यों एक पल को बिया का जी चाह उस फराक सीने पर सर रखकर अपनी कल्फत, अपनी अजियत का हर आंसू बाहर डालें। वो सारे आंसू जो हम सफ़र की हमराही की चाह में उसकी पलकों के पीछे जमे हुए थे। मेरे माफ़ करने या ना करने से क्या होता है, वक्त पढ़ तो नहीं सकता। वो अपनी नज़रों का जाविया बदलते हुए बेरुखी से बोली, तुम अगर मुझे माफ़ कर दो, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, तो बहुत कुछ अभी भी बदला जा सकता है। मोहब्बत सब कुछ बदल देती, बदल सकती है। मोहब्बत से ताकतवर क्या है बिया? उसके लफ्ज़ों ने बिया को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। मुझे देर हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए। उस वक्त यहाँ से फ़रार के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ़ किए बगैर चली जाओगी, अपनी मोहब्बत के मुजरिम को माफ़ किए बगैर? बिया मैं जीते जी मर जाऊंगा, ऐसी बेरुखी ना बरतो। वो मलते जी लहजे में कहते हुए उसे कंधों से थाम कर बिठाने की कोशिश करने लगा। प्लीज़ मुझे जाने दे, मुझे देर हो रही है। सर आपकी कुर्बत उसे पिघला रही थी। आप शराब पीने लगे? वो एकदम उसके बाजू झटक कर पड़ते हुए छम्बे से बोली तो वो कुछ खसियाकर चोर नज़रों से हकम में पड़े रूम रेफ्रिजरेटर की तरफ देखने लगा। बस कभी कभार जब तुम्हारी याद भुलाना मुश्किल हो जाती थी, या जब फरियाल मुझे हद से ज़्यादा टीज़ करती थी, आप यहाँ क्यों ठहरे हैं, घर क्यों नहीं गए? उसे दूसरा ख्याल भी किसी हैरत की तरह वार हुआ था। मैंने सबको छोड़ दिया। उन्होंने मेरी मोहब्बत की परवाह नहीं की और मैंने उनकी मोहब्बत की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। और अब फरियाल के घटिया प्रोपेगेंडे पर उन्होंने जिस तरह मेरे किरदार की धज्जियाँ उड़ाई, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अपने बिजनेस के सिलसिले में चंद हफ्तों के लिए इधर आया था, तुमसे मिलने से खुद को रोक ना सका, इसलिए तुम्हें फ़ोन कर दिया। उसके शर्मिंदा पसमर्दा लहजे में कुछ ऐसा था जिसने पहली बार अबिहा का दिल नरम किया। इस सारे दौरानिये में पहली बार उसके दिल ने उस हरजाई का यकीन करना चाहा। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, मगर एक शर्त पर।
बाहर शाम गहरी होकर रात में ढल चुकी थी। गाड़ी से हटे ब्लाइंड्स बता रहे थे। वो क्या, वो अब उस खनक कमरे में बाहर निकल जाना चाहती थी जिसका माहौल उसे कमज़ोर से कमज़ोर करता जा रहा था। तुम मेरे साथ डिनर करोगी अभी? नहीं, उसने फ़ौरन इनकार कर दिया था। प्लीज़, हम दोनों कभी अच्छे दोस्त और कज़न भी रह चुके हैं, वो मलतजी लहजे में बोला, मगर उसने नफ़े में सर हिला दिया। मगर वो उसे ज़बरदस्ती डाइनिंग हॉल में ले आया और फिर सब कुछ उससे पूछ पूछ कर उसकी पसंद से ऑर्डर किया। अभिया को लगा जैसे गुजरा वक्त लौट आया हो। ये बीच का जालिम 1.25 साल उनके दरमियान आया ही ना हो तो भी अनछुआ गुजर गया। वो उसे घर से चंद फरलांग के फासले पर ड्रॉप कर गया था। रास्ते भर और खाने के दौरान वो इतनी बेतकल्फ़ी, मोहब्बत और अपनायत से बातें करता रहा जैसे वो कभी बिछड़े ही ना हो या उनके दरमियान कोई तलखी आई ही ना हो। वो बार बार बेबाक अल्फाज में उसके हुस्न की तारीफ़ करता जो उसका मखसूस अंदाज था, जिस पर वो शर्म से सुर्ख पड़ जाया करती थी और पहरों उन तौसीफ़ भरे जुमलों को सोच सोच कर इर्द गिर्द से बेखबर रहा करती थी। कल आओगी मिलने? उतरने से पहले वो फिर कोई पैमान लेना चाहता था। नहीं, अब दोबारा नहीं, वो कतई लहजे में बोली, कुछ इस तरह के अपने इरादे की कमज़ोरी का खुद उसे भी इल्म हो गया। मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? उसने अभिया के इनकार को अनसुनी करते हुए ऑफ़र की। नहीं, मैं नहीं आऊँगी, खुदा हाफिज़, वो कहकर उतर आई थी और अब उस तन्हा सड़क पर बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उस अनोखी शाम ने न जाने कौन सी हसरतें, कौन सी उमंगें उसके सोए वजूद में जगा दी थी। वो आज भी मेरा दीवाना है, मेरे हुस्न का असीर। उसने मेरे चेहरे पर लिखी बेकदरी और ज़िल्लत की कहानी पढ़ी है। मैंने उन खुदगर्ज़ बेकदरे लोगों में आकर क्या पाया? ये बेकैफ शब रोज़ अपनी ज़ात की पामाली और बस मेरी खामोश वफ़ादारी ना सही, निकाह जैसे समझौते से पासदारी का राफ़े ने क्या सिला दिया? कभी एक बार भूले से मुझे वो मकाम दिया जिस पर मैं इस घर में आई थी। कभी गलती से कोई सराहती निगाह, कोई इत्फात भरा जुमला, कोई रफ़ाकत का झूठा एहसास, कुछ भी तो नहीं। हर बार आज़ाद कर देने का झूठा वादा। आज़ादी? उसका नीम सोया जहन झटके से बेदार हुआ। उसका जहन उसे अनोखी राह सुझा रहा था क्या? वो समझ ना पाई। आओ आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आज कैसे मेरे बच्चे रास्ता भूल गए। आओ आ जाओ। वो लाउंज में बैठी मैगज़ीन की वरगर्दानी कर रही थी जब पुप्पो पुरजोश आवाज़ और खैर मुकदमे कलमात बोलते हुए जोया और वलीद के साथ अंदर दाखिल हुई। उन दोनों को इतने अरसे बाद अचानक अपने सामने देखकर एक पल को तो वो साकित सी पलक झपके बगैर उन्हें देखती रह गई। जोया उसकी बचपन से जमानी तक बहन, कम दोस्त ज़्यादा थी, और वलीद जिसकी दोस्ती गैर मशरू थी, जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा कर सकती थी। दिल सारी बेहतनाई को भुलाकर एक पल को तो बलियो उछला था। दूसरे लम्हे नफरत व अदावत से पथरा सा गया। वो एक झटके से उठी और बाहर जाने लगी। सुनो भैया, तुम आज मेरी बात सुने बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। बाहर की तरफ लपकते हुए जोया ने एक झटके से उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। उसे जोया से इस हरकत की तवक्को नहीं थी। वो संभलते संभलते भी सोफे पर गिरते हुए ज़ोर से उछली थी। छोड़ो मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। उसने पूरा जोर लगाकर अपनी कलाई छुड़ाना चाही। तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। एक बार करके अब तक इसकी सज़ा भुगत रहे हैं। जोया ने उसकी कलाई नहीं छोड़ी बल्कि दूसरा हाथ भी पकड़कर उसके पास बैठ गई। भैया तुम अच्छी थी जब तक सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा था। सब लोग अच्छे थे, प्यार करते थे, मोहब्बत जताते थे, हर आसाइश हर आराम मुयस्सर था। तो अब यह अंसारी से अच्छा नरम दिल और मोहब्बत करने वाला कोई था ही नहीं किसी की नज़र में। मंजर बदला, लोग कजरवी पर उतरे, आसाइशात ने मुंह मोड़ा, वक्त ने आजमाइश के भंवर में 4 चक्कर क्या दिए। तुम्हारा सारा अच्छापन, तुम्हारी नरम दिली, तुम्हारी मोहब्बत भरी फितरत का सारा मुलम्मा उतर गया। तू अच्छी फिर तुम ना हुई, किस्मत अच्छी रही, मेहरबान तो तुम भी, हमदर्द और नेक तबीयत तो तुम्हारे अंदर सारा खोट ही था। सारा मुलम्मा वक्त की एक आजमाइश ने जैसे धो डाला। ये है असल अबिहा अंसारी। बोलो। जोया हाथों की गिरफ्त उसके मजबूत बाजू पर मजबूत किए, नज़रें उसके खिजा रसीदा चेहरे पर गाड़ी इर्द गिर्द से बेगाना चबा चबा कर कह जा रही थी। हाँ यही थी मैं, खोटी और झूठी, बुरी और बद किरदार। सुनो, तुमने इस खोटी और धोखेबाज मकार अबिया से जान छुड़ा ली, तो अब क्यों उससे दूसरी बार फरेब खाने आई हो? उसके चले आने से तुम्हारे घर की सारी बदनुमाई, सारी कसाफत धुल गई, सब कुछ खरा और सच्चा हो गया। तो फिर इस बदतनीयत बिया के पास किस लिए आई हो? छोड़ो मुझे। वो उसी नफरत से कहते हुए अपनी कलाई छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगी। जोया प्लीज़, तुम इसलिए नहीं आई थी। इधर। पीछे खड़े वलीद ने आगे बढ़कर जोया को जैसे याद दहानी करवाई। मालूम है मुझे किस लिए आई हूँ मैं इधर, इस पत्थर से सर फोड़ने। वो कहते कहते आंखों में आंसू भर लाए। मुलम्मा उतरने के बावजूद मेरे दिल को यकीन है मेरी नरम दिल बहन का किरदार अनमोल है। वो हौले से बुड़बड़ाई। छोड़ो मुझे। बिया को उसकी ज़ोरदार गिरफ्त पर सख्त तैश आ रहा था। उसे नहीं पता था इस दुबली पतली जोया में इतनी ताकत है।
भैया मैं तुम्हें कोई ताना देने नहीं आई, कोई चोट लगाने नहीं आई। मैं जानती हूँ वक्त के हाथों तुम पहले ही बहुत ज़ख्म खा चुकी हो। मैं तो तुमसे इंसानियत के नाते पुराने रिश्तों के हवाले से, पुरानी मोहब्बत ना सही शनासाई के हवाले से तुम्हारी मिन्नत करने आई हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने आई हूँ। उस लाचार बीमार बिस्तरे मर्ग पर पड़ी माँ की मरती हुई से सख्ती ममता का वास्ता देने आई हूँ कि आकर एक बार, फ़कत एक बार मम्मी से मिल जाओ, उनकी तरसती निगाहों को अपनी एक झलक दिखा जाओ। भैया हम तो खाली दामन खाली हाथ हैं, हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं, ना धन ना दौलत ना रिश्तों के सहारे, सिर्फ ये माँ ही बची है, हमारी आखिरी पूंजी। खुदा के लिए भैया तुम अपने ज़ख्मी दिल का वास्ता किसी भी तरह हम पर रहम खाओ, एक बार आकर मम्मी से मिल जाओ, वो मर रही हैं भैया, मम्मी मर रही हैं। कहते कहते वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी और उसे खुद भी पता नहीं चला कब उसके पलकों पर दो मोती आकर अटक गए, आंखों में धुआं सा भरने लगा। क्या भैया भाभी को देखने नहीं गई? जोया और वलीद ने पुप्पो की हैरान सी खुद कलामी नहीं सुनी, मगर भैया ने सुन ली। पल भर को उसे लगा उसका सारा बदन बर्फ बन गया। उसने खुद ज़्यादा नज़रों से पुप्पो की तरफ देखा, वो उसी को देख रही थी। उसने गड़बड़ाकर सर झुका लिया। भैया जोया ठीक कह रही है, छोटी ताई की हालत वाकई अच्छी नहीं, कोई ट्रीटमेंट उन पर असर नहीं कर रहा। डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि किसी दवा से ही अच्छी नहीं हो सकती जब तक ये खुद अच्छी नहीं होना चाहेंगी, और वो वाकई ठीक नहीं होना चाह रही। उनकी विल पावर दम तोड़ रही है, जीने की उमंग उनके अंदर से ख़त्म हो चुकी है। पहले पहल मुझे कहती थी कि वलीद किसी तरह भैया को एक बार मेरे पास ले आओ, अब तो बस खाली खाली नज़रों से तकती रहती है। यूँ समझो एक इंसान की ज़िंदगी और मौत की डोरी कुदरत ने तुम्हारे हाथों में थमा दी है। वलीद उसके पास घुटनों के बल बैठते हुए आहिस्तगी से बोला, जिंदगी और मौत का इख्तियार एक इंसान की है ना? वही कड़वापन उसकी हंकार से चलका जो उसका वतीरा बन चुका था। हाँ, एक इंसान की। तुम समझती हो, और हो सकता है दुरुस्त समझती हो, कि तुम्हारी ज़िंदगी के किसी भी गलत फैसले का इख्तियार इंसानों ने अपने हाथ में लेकर तुम्हारे साथ बुरा किया। अगर अब तुम भी ऐसे ही करोगी तो इनमें और तुम में क्या फ़र्क रह जाएगा? नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं खुद को ऐसी नेकी करने से कासिर पाती हूँ, तो बताओ क्या करूँ? वो लाचारी से बोली। जोया अब भी रो रही थी, मगर बेआवाज़ आंसुओं के साथ। भैया इतनी जालिम, इतनी खुदगर्ज ना बनो कि। जोया ने दांतों तले ज़बान दबाकर जैसे किसी सख्त बात को रोकर होंठ कुचलने लगी। ये सिर्फ तुम्हारी झिझक है, महज अना की जिद, जो तुम्हें झुकने से रोक रही है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, एक बार कोशिश तो करो इस अना से अपना दामन छुड़ाने की। वलीद ने हाथ पकड़कर उसे उठाना चाहा। नहीं, उसने फ़ौरन हाथ छुड़ाया। मुझे किसी फ़ैसले को खुद करने का इख्तियार तो होना चाहिए। वो उठ खड़ी हुई। जोया ने भीगे चेहरे के साथ उसे देखा और गुस्से से लब भींच लिए। मैं कोशिश करूंगी आने की, और ना आ सकी तो समझना मैं विवश थी। वो कहते हुए तेज़ी से उन दोनों को हटाते हुए वहाँ से उठ गई। पुप्पो आप ही समझाइए इसे। उसने जाते हुए जोया की मलतजी आवाज़ सुनी। गैर इख्तियारी तौर पर पुप्पो का जवाब सुनने के लिए उसके कदम सुस्त हुए थे। बेटा मैं किस काबिल के किसी को समझाऊं, और ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ भी सवरा नहीं करता। तुम लोगों ने समझा लिया, मिन्नत समाजत कर ली, जो तुम कर सकते थे। अब उसे उसके हाल पर छोड़ दो और अल्लाह से दुआ करो। दिलों को मोड़ने की ताकत सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। वो चाहेगा तो ये किसी के कहे बगैर खुद से मान जाएगी। वो ना चाहे तो तुम और मैं लाख सर पटकते रहें, कुछ हासिल नहीं। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं पुप्पो, हम जा रहे हैं। वो भारी कदमों के साथ बामुश्किल अपने कमरे तक पहुँची थी। कमरे में दाखिल होते ही उसे झटका सा लगा। उसके बेड के ऐन सामने दीवार पर राफ़ी की तस्वीर लगी थी। ये किसने लगाई? वो चंद लम्हे पहले की कशमकश भूल गई और तस्वीर के पास रुककर उसे देखने लगी। फुप्पू ने, मगर क्यों? उसे लगा राफ़ी की निगाहें उसके चेहरे पर जमी है और वो उसे अंदर तक पढ़ रहा है। वो घबराकर मुड़ी। थोड़ी देर कमरे में टहलने के बाद फिर रुककर तस्वीर की तरफ देखने लगी। दिलों को मोड़ने की ताकत अगर वाकई अल्लाह के पास है पुप्पो, तो फिर ये बेजान तस्वीर क्या कर सकती है? उसने बुड़बड़ाते हुए हाथ बढ़ाकर तस्वीर उतारी और ड्रेसिंग टेबल की दराज में रख दी। पुप्पो को पता चल गया, मैं मम्मी को देखने अस्पताल नहीं गई। अगर उन्होंने आकर पूछा तो मैं क्या कहूँगी? वो कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी। सरेआब का दोबारा फ़ोन आ चुका था। वो उससे मिलना चाहता था। काश तुम अभी मेरे सामने ना आए होते, मैं किसी फ़ैसले पर पहुंच गई होती। ये दो धारी फ़ैसले की गन छुरी तो और मेरी अजियत बढ़ा रही है। सरेआब, मैं क्या तुमसे मिलने की खुशी मनाऊँ? उसने बेबसी से सर थाम लिया। दो धारी फ़ैसला क्यों भैया? तुम सोच चुकी हो, तुम्हें राफ़े के साथ नहीं रहना। राफ़े के आने में अब दिन ही कितने, मुश्किल 1 माह या चंद दिन और। तो ये अच्छा हुआ कि ज़रियाब की बेचैनी उसे तुम तक ले आई। फैसला करने में और भी आसानी होगी। और जोया, वली ठीक कहते, मुझे मम्मी को देखने जाना चाहिए। थोड़े दिनों बाद भी तो मुझे जहाँ जाना ही है, तो बेहतर नहीं पहले से अपने लिए कोई ठिकाना कर लो। और ये सब कुदरत ने मेरे फैसले को आसान बनाने के लिए किया। मुझे आज ही मम्मी को देखने जाना चाहिए। वहाँ जाने से ही मुझे इस कशमकश से निजात मिलेगी।
वो जैसे किसी फैसले पर पहुंच गई। उसका दिल हल्का फुल्का सा हो गया। उसी वक्त बाहर किसी के कदमों की चाप उभरी। वो जल्दी से आंखें बंद करके लेट गई। उस वक्त वो पुप्पो का सामना हरगिज़ नहीं कर सकती थी कि कोई भी बहाना उसके ज़हन में तैयार नहीं था। सादिया बेगम ने दरवाजे में खड़े होकर चल हमें उसे देखा और फिर वापस मुड़ गई। उफ, ना जाने क्यों मुझे लगता है मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकूंगी, उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकूंगी और उन्हें पता चल जाए कि मैं ज़रियाब से मिलकर आई थी। इतनी देर तक उसे खौफ से झरझरी सी आ गई। मैं कभी भी पुप्पो से किसी किस्म की बात नहीं कर सकूंगी। मुझे जब भी इस घर से जाना होगा खामोशी से ही जाना होगा। वो आंखें बंद किए सोचे जा रही थी। राफे का फ़ोन है भैया, आकर बात कर लो। पुप्पो की आवाज़ पर उसे बादल नख्वास्ता उठना ही पड़ा। उसकी तबीयत 2-3 दिन से सुस्त सी थी, हरारत सी महसूस होती रही थी। शायद जहनी दबाव का नतीजा जिस्मानी नकाहत की सूरत में निकल रहा था। इस दौरान उसने पुप्पो का हद्दुल इम्कान सामना करने से गुरेज किया था। ज़रियाब का फ़ोन भी अटेंड नहीं किया और मम्मी को देखने भी नहीं जा सकी। बस इसी तरह खाली उल ज़हन बैठी रहती। तुम मेरा फ़ोन क्यों अटेंड नहीं करती? राफे के इस्तेहकाक भरे अंदाज ने उसके अंदर आग ही लगा दी। देखिए मिस्टर राफे, आप जिस अहद का मुझे पाबंद करके इधर किसी बेज़बान बकरी की तरह बांध गए, इस अहद की रोज़ से किसी भी तरह मुझ पर यह फ़र्ज़ नहीं होता कि मैं आपकी कॉल्स रिसीव करती फिरूं। आपको जो फ़ैसला करना है जल्दी करें, मैं इस अजियत से नहीं गुजर सकती। मैं शायद अब और इधर ना रुक सकूँ। वो तेज़ लहजे में बोलती चली गई। तुम्हें हुआ क्या? इस तरह किसी से बात करते हैं फ़ोन पर जब कोई इतनी दूर से फ़ोन करे? वक्त जताने वाले अंदाज में झला कर बोला था। और तुम कैसे जा सकती हो घर छोड़कर? अभी हमारे दरमियान ये कागजी रिश्ता मौजूद है। आप अगर मुकर नहीं रहे तो इस रिश्ते को ख़त्म करने का मुझसे वादा करके गए थे, और अगर आपको अपने वादे का पास नहीं तो मैं भी किसी की पाबंद नहीं। वो बिला झिझक बोली। मेरे आने तक तुम इधर रहने की पाबंद हो। क्या तुम्हें बार बार रिमाइंड करवाया जाए? तुम्हारा सेलफोन आजकल बड़ी बिजी मिलता है और मुझसे तुम बात नहीं करना चाहती, कॉल रिसीव नहीं करती। इससे मैं क्या समझूं? राफे की बात पर एक पल को उसका रंग उड़ा। जो आपका जी चाहे आप समझे। वो थोड़ी देर चुप रहकर बोली थी। लगता है कोई नया दोस्त मिल गया है या किसी पुरानी दोस्ती की तजदीद हो गई है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसकी बात पर वो फौरी तौर पर कुछ बोल न सकी। आपको पता होगा आप ठीक कह रहे हैं या गलत, मगर मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए। वो जैसे तंग आकर बोली। कौन सी बात? वो अनजान बना। अपने वादे की पासदारी पेपर्स आप मुझे वहाँ से भी भिजवा सकते हैं। मैं बता रही हूँ मैं शायद अब इधर रुक ना सकूँ। क्या तुम्हारे नज़दीक ये इतनी मामूली सी बात है? वो पहली बार संजीदगी से बोला था। मामूली बात मेरे नज़दीक नहीं, यह आपके नज़दीक बेहद मामूली ताल्लुक़ है जिसे आप अब तक बादल नख्वास्ता निभाते चले आ रहे हैं। बहरहाल अगर आप इसी तरह टाल मटोल से कुछ दिन और सिरकाना चाह रहे हैं तो ये आपकी भूल है। मैं वाकई अब नहीं रुक सकती। वो फ़ोन रखने लगी थी। प्लीज़ भैया, जहाँ इतना इंतज़ार किया, चंद दिन और मेरे आने से पहले तुम कहीं नहीं जाओगी, वरना क्या कर लेंगे आप? जिस आज़ादी के लिए तुम तड़प रही हो, सारी ज़िंदगी भी एड़ियाँ रगड़ती रहोगी तो मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। और मेरा कहना खाली धमकी नहीं, तुम जानती हो मैं आने से पहले तुमसे कुछ कह कर आया था। शायद तुमने सुना भी नहीं तो याद क्या रखना था। और मैं अपने ही लफ्ज़ों के सहारे नई उम्मीदें लगा बैठा था और तुम मेरे दूर आते ही और भी दूर निकल गई। मगर मेरी इन बातों को भूलना नहीं। तुम्हारी इस घर में मौजूदगी तुम्हारी आइंदा आज़ादी से मशरूत है, वरना फिर उम्र भर मुझसे गिला ना करना। खुदा हाफिज़। वो फ़ोन बंद करते करते क्या कुछ न कह गया था। बिया वहीं सुन खड़ी रह गई। जिस आज़ादी के लिए तुम तड़प रही हो, सारी ज़िंदगी एड़ियाँ भी रगड़ती रहोगी तो मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। उसे लगा राफे अभी भी उसके कानों में चिल्ला रहा है। तो ये थी इसकी 30वीं एपिसोड। यार मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस बिया पर। इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ज़िद चोरी हूँ। क्या तुम लोग भी हो रहे हो मेरी तरह? यकीनन हो रहे होगे। इतनी कोई बदतमीज़ बिया, ये मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। खैर, ये थी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।